है दोस्तों आपका फिर से इजी लर्निंग की नई वीडियो में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के सैम्पल पेपर, सोशल का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी बच्चा उसका करेक्ट आंसर देगा उसको सैम्पल पेपर गिफ्ट में दूंगा। मेरा फिर से प्रॉमिस है इस वीडियो के साथ में। तो जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम। फर्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियनिक कोड इज यूजुअली नोन एज। नेपोलियनिक कोड को किस नाम से जानते थे? तो मैं आपको बता चुका हूं, नेपोलियनिक कोड 1804 में आया, जिसको सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते थे। आंसर सी, द सिविल कोड ऑफ 1804। इनमें से सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली। यंग इटली और यंग यूरोप को बनाने वाले का नाम था ग्यूसिपी माजिनी। इटली के रिफॉर्मर थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड। देखो 18th सेंचुरी में बात करते हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूरोप की या स्विट्जरलैंड की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं, वो किंगडम्स हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग राजाओं के। तो किंगडम्स थे, ड्यूचीज थे, कैंटन्स थे, ऑटोनॉमस टेरिटरीज थे, यानी यहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट सीरियस सोर्स था नेशनलिस्ट टेंशन का यूरोप में 1871 में, ये भी हम 2 सैंपल पेपर में कर चुके हैं। इसका आंसर होगा बाल्कन रीजन, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पहले से समझा चुका हूं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा वो प्रीवियस वाला सैंपल पेपर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इट बिलीव्ड इन द एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की। मतलब इन लोगों का विश्वास था मोनार्की वगैरह एस्टेब्लिश करने में। ये नेपोलियन के नए जो मॉडर्नाइजेशन के आइडिया थे उसमें भी बिलीव करते थे। तो ये लोग कौन थे? कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव 1815 में आए, ये चाहते थे मोनार्की वापस एस्टेब्लिश हो, लेकिन ये भी चाहते थे कि नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइज तरीके लाए हैं उनको फॉलो अप किया जा सके, और पुराना वाला फ्यूडलिज्म को फॉलो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। India had many concerted efforts of achieving the goals of planning right from the बेटा 1951 में हमारे यहाँ पर 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी और 1951 से उसने 5 ईयर प्लान बनाने शुरू कर दिए, और उसके बाद से ही इकोनॉमिक प्लानिंग में रिसोर्सेज डेवलपमेंट को मतलब अपना गोल बना दिया गया, कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है, द विलेज ऑफ सुखोमाजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झबुआ। बेटा ये वो जगह है जहाँ पे पहले क्या हुआ था, एक टाइम पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ, उसको रिवर्स किया गया है। तो आंसर ए होगा, टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो बच्चों सॉइल इरोजन क्या होता है? देखिए, जो ऊपर की फर्टाइल रिवर है, सॉइल है, वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द सॉइल। आगे देखते हैं। व्हाट इज इंडिया पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। बच्चों शुगर केन की बात करें तो ब्राजील के बाद इंडिया शुगर केन प्रोड्यूस करने में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। नंबर 1 पर नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है इंडिया। चलिए, तो ब्राजील के बाद हम सेकंड नंबर पर हैं, ए आंसर हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। बेटा देखो, किसान फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, किसानों को अगर प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेंगे तो किसान फूड ग्रेन प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, जिससे मार्केट में फूड ग्रेन की कमी हो जाएगी, हम लोग भूखे मरने लगेंगे। तो सरकार इसके लिए क्या करती है, मिनिमम प्राइस अपनी तरफ से रखती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर डैश इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम ने एक अच्छा अनोखा तरीका अपनाया कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने का कि सेंटर में बराबर बराबर पार्टिसिपेशन हो जाए, यानी शैल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मेजोरिटरिज्म। कि इनमें से मेजोरिटरिज्म का कौन सा एलिमेंट नहीं है? श्रीलंका में मेजोरिटरिज्म को फॉलो किया, बुद्धिज्म को मेन अपना वो रिलीजन बनाया, सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, सिंहाला स्पीकर्स को जॉब और एजुकेशन सेक्टर में प्रायोरिटी दी गई, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉर सिंहाला, ठीक है। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द प्रमोट बुद्धिज्म, बिल्कुल ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ सिटीजनशिप टू श्रीलंकन तमिल्स, ये नहीं था, ठीक है। तो सी ही गड़बड़ है, क्योंकि इन लोगों को ये मिला होता तो ये लोग तो कभी विरोध ही नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल का मतलब होता है सबसे ऊपर सेंटर, उसके नीचे स्टेट और सबसे नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, डी आंसर हो जाएगा। और ऑर्गन्स बोलेगा तो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1947 में जो बाउंड्रीज थी अलग अलग स्टेट्स की हमारे देश में, उन्हें चेंज करके नए स्टेट्स बनाए। देखो 1947 में बंटवारा हुआ, उसके बाद से हमारे देश में कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए, खासतौर पे लैंग्वेज के बेसिस पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको खत्म करने के लिए क्या किया गया, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए गए, जिसमें 1953 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला। तो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहेंगे। तो आंसर हो गया टू एंश्योर द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। आगे कह रहा है 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चीज इनकरेक्ट है। तो बेटा 1992 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। पावर शेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने डिसेंट्रलाइजेशन को और मजबूत करा था। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ बांटनी थी। इसमें भी लोकल गवर्नमेंट के लिए ये कह दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलर हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, प्रॉपर तरीके से पंचायत चुनी जाएगी और स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में एक इलेक्शन कराए जाएंगे। तो और 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी, SC, ST और OBCs इनके लिए भी सीट रिजर्व रहेगी। कह रहा है 1/4 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। गलत है बेटा, इसका आंसर होगा 1/3। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे जाते हैं। विच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ पंचायत। पंचायत के इलेक्शन कौन कराती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी आंसर। अब ये भी आपको समझाया। इनमें से कौन सा करेक्टर रिगार्डिंग इंडिविजुअल हु सीक डिफरेंट गोल्स। लोग जो अलग अलग गोल देख रहे हैं, जैसे मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जाम होने चाहिए ताकि बच्चों का प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। बच्चों का मानना है कि बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, कोरोना देवता आ जाए वापस ताकि बोर्ड एग्जाम टल जाए। गरीबों का मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, कोरोना दोबारा नहीं आना चाहिए वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आइडियाज आर सिमिलर टू अदर्स, तो आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ विल यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं और निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट वाले सैंपल पेपर में भी समझाया था। टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन या नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, बी आंसर होगा। इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है डेवलपिंग कंट्री का। देखो डेवलपिंग कंट्री कौन सी कंट्री होती है, ऐसी कंट्री जहां पर अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम लोग काम कर रहे होते हैं, हल्के हल्के पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वहां पर। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होता वहां पर, लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन ये होता है। हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि मास पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा, इलिटरेसी बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। इसके अलावा देखते हैं बेटा UNDP ने कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कौन सा क्राइटेरिया लिया है। बच्चों UNDP के बारे में बात करते हैं। देखो क्राइटेरिया के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने का काम करता है। ये अलग अलग देशों के बीच में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर डेवलपमेंट को मेजर करता है और कंपेरिजन करके रिपोर्ट बनाता है। इसमें 3 चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ली जाती हैं। पहला होता है एजुकेशन, हेल्थ, तीसरा होता है एक्सेस टू रिसोर्स। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम लिया जाता है, एजुकेशन लेवल लिया जाता है, हेल्थ स्टेटस लिया जाता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट होता है। जरा ध्यान समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। जैसे मान के चलो मुझे प्यास लग रही है या हम लोगों को पानी की जरूरत है, तो हम लोग अपने पानी का यूज करें अपनी नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन इतना भी तो यूज ना कर दे कि फ्यूचर जनरेशन को मिले ही ना, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम ऐसा करें कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रिजर्व रहें। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों बी आंसर होगा, प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट नीड्स व्हाइल कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा, मतलब हर एक गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस या बेची जाती है वो काउंट नहीं की जाती, ये किस चीज के लिए कहा जा रहा है, यानी किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा। जरा ध्यान से समझना बच्चों, जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ
उस सब में हम किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो बच्चों हम सिर्फ फिनिश्ड गुड को कैलकुलेट करते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली कंज्यूमर करेगा। हम सिर्फ उन चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, उन सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसे गुड्स, ऐसी सर्विसेज जिनका यूज़ प्रोड्यूसर ने करा है दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल कहते हैं, उनका प्रोडक्शन कभी भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और सिर्फ फिनिश गुड काउंट होंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन, यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करेगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेबल नहीं है उस वर्कर के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो क्या एप्लीकेबल नहीं है? उसको सैलरी रेगुलर मिलेगी महीने के एंड में, बिल्कुल सही बात। उसे मेडिकल अलाउंस मिलेगा, बिल्कुल सही बात। उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, बिल्कुल सही बात। उसे पेड लीव नहीं मिलेंगी, ये गलत बात है। उसे CL मिलेगी, ML मिलेगी, कैजुअल लीव्स होती हैं, मेडिकल लीव्स होती हैं, सब मिलती हैं जिनमें पैसा भी मिलता है छुट्टी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। आफ्टर द रिलीज ऑफ ग्यूसिपी माजिनी फ्रॉम प्रिजन ही फाउंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा बोर्ड में आपसे। ग्यूसिपी माजिनी ने कौन सी सोसाइटी बनाई? यंग इटली और यंग यूरोप। जेल से छूटने के बाद उन्होंने बनाई थी यंग इटली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। सिलेसियन वीवर्स की बात करते हैं, उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, सिलेसियन वर्कर्स की वीवर्स की बात करते हैं तो सिलेसियन जो वीवर्स थे उन वीवर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा था प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा जो वर्कर वो थे एक्सप्लॉइट कर रहे थे उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, यानी जो कॉज है सिलेसियन वीवर के प्राइसिंग का वो ये था कि कॉन्ट्रैक्टर चीटिंग कर रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह दे दिया करता था फिनिश गुड बनाने के लिए, लेकिन पेमेंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं देता था, वो कम कर दी थी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 और 2। बच्चों ये चॉइस का प्लीज याद रखिएगा, बोर्ड्स में आपको A सेक्शन में 24 में से 20 ही क्वेश्चंस करने हैं बस। B सेक्शन में भी आपको ये याद रखना है कि जो चॉइस दे रखी है आपको चॉइस को ही फॉलो करना है, ठीक है। और प्लीज बच्चों आप लोग जिसको भी लगता है कि उसे कुछ सीखने को मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ठीक है। आपके दोस्तों को भी इसका फ्री का फायदा उठवाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग है, हमें मैचिंग दे रखी है। चलो मैचिंग की बात करते हैं बच्चों। मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे आपको कुछ डेट्स याद हो जाएंगी यूरोप के नेशनलिज्म को लेकर। जैसे 1797 वो टाइम पीरियड था जब इटली के ऊपर अटैक हुआ था और इटली में किंग विक्टर एमेनुअल की पावर थोड़ी कम हो गई थी, तो इन्वेशन ऑफ इटली। 1814 बच्चों, 1814 की जगह यहाँ पे बेसिकली 1815 होना चाहिए था। 1815 में क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक पीस सेटलमेंट हुआ, जिसको वहां के चांसलर ने ही ऑर्गेनाइज करा था, होस्ट करा था। बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों से है 10th क्लास के स्टूडेंट की, इस मीटिंग को होस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो लकी ड्रॉ विनर होगा उसको मैं सैंपल पेपर दूंगा। 1821 में क्या हुआ बच्चों, ग्रीस में स्ट्रगल शुरू हुए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन बनाने के लिए कि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा। और 1848 में पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन शुरू हो गए। मैचिंग आप खुद से देख लीजिएगा आंसर क्या बना। आगे आते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले में समझाया था कि फ्रांस की एलिगरी थी मारियान, इंडिया की भारत माता, इसी तरीके से जर्मनी की जर्मेनिया। तो जर्मेनिया किस चीज को सिग्निफाई करती हैं? जर्मेनिया दो चीजों को सिग्निफाई करती हैं, एक है हीरोइज्म, ठीक है, साहस को, दूसरा है जस्टिस यानी न्याय को। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरोइज्म एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर अबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ए नहीं, बायोटिक जिंदगी, जिसमें जिंदगी नहीं होती वो वाले रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे? नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे। सी आंसर हो जाएगा। आगे जाते हैं, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ माइनिंग की वजह से? इंडिया के जितने स्टेट ले लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़कर ज्यादातर सब में क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब देखते हैं, झारखंड मध्य प्रदेश बिल्कुल हुआ क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं। गुजरात राजस्थान उड़ीसा बिल्कुल हुआ रिसोर्सेज की वजह से। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में तो पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर के लिए, छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज हैं, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। और महाराष्ट्र में भी माइनिंग एक्टिविटी भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है कि एक मिट्टी दे रखी है उसको पहचानना है। इतना आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपका आंसर डायरेक्ट बनेगा। कह रहा है कि डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम। एल्यूवियम कहते हैं नदी के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, और इस मिट्टी का नाम होता है एल्यूवियल सॉइल। आंख बंद करके मार दो, एल्यूवियल सॉइल है, ठीक है। बाकी कुछ चेक ही नहीं करना, एल्यूवियम दे रखा है तो एल्यूवियल सॉइल है, बात खत्म। आगे दे रखा है
कि हमें एक वो दे रखी है सॉइल प्रोफाइल, ये नीचे दे रखी है अनवेदर्ड रॉक है, उसके नीचे सबस्ट्रेन है, उसके नीचे ऊपर की सब सॉइल आ गई, फिर सबसे ऊपर टॉप सॉइल आ गई। इस तरीके से हमें कितनी सॉइल्स दे रखी हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सॉइल, देखिए यही क्वेश्चन पूछा, 4 लेयर्स। आगे देखते हैं असर्शन रीजनिंग बच्चों। असर्शन रीजनिंग में पहला असर्शन है रिसोर्स प्लानिंग इज एन इजी प्रोसेस। रिसोर्स प्लानिंग क्या आसान प्रोसेस होगी किसी भी देश के लिए हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई देश हो? बिल्कुल इजी प्रोसेस नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी असर्शन गलत होगा हमेशा आंसर डी होगा। असर्शन इज फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है हमें वीट के रिगार्डिंग बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे ठंडे मौसम की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बात। इसे सनशाइन की जरूरत पड़ती है जब फसल पकने वाली होती है, बिल्कुल सही बात। तभी तो बैसाखी मनाते हैं ना बेसिकली, कब 13 अप्रैल 14 अप्रैल को, क्यों? क्योंकि अप्रैल के समय पे धूप पड़ती है, अनाज पकता है, नया अनाज कट कर आता है, इसलिए बैसाखी बनती है। इसे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल गलत, क्योंकि ठंडों में होती है और ठंडों में बारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिया के हर पार्ट में उगाया जा सकता है, बिल्कुल गलत, नॉर्दर्न प्लेन में उगाया जा सकता है। तो स्टेटमेंट हो गया 1 और 2 करेक्ट है, ए आंसर। आगे जाते हैं, मेज के बारे में बताना है। बारिश चाहिए 60 से 110, क्रॉपिंग सीजन चाहिए खरीफ। ठीक है, तो खरीफ सीजन, टेम्परेचर चाहिए 21 से ज़्यादा। इसके अकॉर्डिंग आंसर देखिए, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी खरीफ क्रॉप, और बी 21 से 27 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर। आगे कह रहा है कि हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कॉलम 1 और कॉलम 2 के अकॉर्डिंग। राइस, राइस एक फूड क्रॉप है लेकिन फॉडर, जानवरों को नहीं खिलाई जाती। वीट, वीट की बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे, अभी बताया था ठंडों में उगती है तो हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। मेज, कूलिंग, कूल ग्रोइंग सीजन, बेटा खरीफ क्रॉप है तो उसे ठंड नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी कैंसिल। मिलेट्स, मिलेट्स रेन फेड क्रॉप, बिल्कुल बारिश की जरूरत पड़ती है मोटे अनाज को, रेन फेड क्रॉप है, तो डी आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, कभी कभी आप लोगों को खरीफ और रबी में बहुत कंफ्यूजन होता होगा। जितनी भी 3 वर्ड्स वाली आपको फसल मिलेंगी वो ज्यादातर खरीफ होंगी, जैसे कपास यानी कॉटन, मक्का, ठीक है, मटर, ठीक है, इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली भी इसी में आती है। जितने भी तिलहन जिससे बेसिकली तेल निकलता है, नहीं वो रावी में जाएंगे सारे तिलहन, है ना। यहाँ पर आ जाएगा चावल, 3 वर्ड का चावल। ठीक है, तो जितने भी बेसिकली 3 वर्ड वाले वर्ड आएंगे ना, अगर आप पेपर में आते हो कभी फंसते हो तो ध्यान से समझ जाना, ट्रिक लगा लेना, तुक्का है, फंस जाता है ज्यादातर। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो पावर शेयरिंग के लिए करेक्ट है। पावर शेयरिंग नेसेसरी है सिर्फ उन सोसाइटीज के लिए, पावर शेयरिंग हर सोसाइटी के लिए जरूरी है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत होगा। बिग कंट्रीज, ये भी गलत होगा। एवरी सोसाइटी नीड्स, हम, हाँ बिल्कुल, एवरी सोसाइटी को जरूरत होती है पावर शेयरिंग की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो 37 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, 37 के बाद चलिए देखते हैं। मेरे पास ये जो सैंपल पेपर है, ये सैंपल पेपर थोड़ा इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आज वाले सैंपल पेपर में बच्चों हम 37 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके आगे जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है वो आपको बताना है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरे पास मिसिंग है ये वाला सैंपल पेपर। नेक्स्ट सैंपल पेपर में ट्राई करूंगा कि इसके क्वेश्चंस को भी समझा दूं। चलिए, हमें एक यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी दे रखी है, गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा है कलेक्टिवली, कह रहा है कि चीपर और हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी, फॉर ईच हाउस एंड हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। What if one another your village or locality is interested in studying, would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you some private school elsewhere, so you are actually able to study because many other children also want to study. चले यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर ये ऊपर की बात जो दे रखी है स्टडीज के बारे में दे रखा है, स्टडीज के बारे में कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है बच्चों? ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट और सोसाइटी ये प्रोवाइड करेंगे, यानी पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है मनी को लेकर। मनी पॉल्यूशन प्रोवाइड, मतलब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, सही। इससे हम अनएडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी दवाइयों से बच नहीं सकते, बिल्कुल सही। पैसे से हम इन्फेक्शियस डिसीज से बच नहीं सकते, बिल्कुल सही, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कह रहा है बहुत सारे एरियाज में चिल्ड्रन है, पार्टिकुलरली गर्ल्स, वो हाई स्कूल तक भी नहीं जा पाती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है गवर्नमेंट और सोसाइटी है वो प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट लो है? तो बच्चों के मरने की दर उस देश में कम, उस राज्य में कम होगी जहाँ पर लिटरेसी ज़्यादा होगी, केरला। फिर कह रहा है केरला हैज़, देखो क्वेश्चन का आंसर ही मिल गया, केरला के पास लो इन्फेंट मोर्टिलिटी है रेट है। इसमें से कौन सा रीज़न होगा? क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल है।
कह रहा है इनमें से कुछ स्टेट्स इंडिया के जहाँ पर हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, जबकि कुछ है जहाँ पर लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो बता कि कौन से कॉजेज हैं हायर मोर्टेलिटी रेट के लिए। तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही नहीं है, ये भी सही बात। लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है बच्चों, ये भी हो सकता था लेकिन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट आंसर है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं मैप पर। बच्चों देखिए मैप पर जाते हैं तो मैप कह रहा है कि हमें दे रखा है सेक्शन, मैप दे रखा है। ए पॉइंट तो ये रहा महानदी, मैंने अभी बताया उड़ीसा में महानदी, तो ये हो गया हीराकुंड डैम। और बी पॉइंट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।